हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के कुछ भाग का अध्ययन किया। शेष जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आज के चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर एरिया विच कैन इंटरब्रीड इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। And what is population ecology? Measuring the changes in population size and composition. Population ecology is concerned with this factor and identifying the ecological causes of such fluctuation. तो आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या समष्टि उच्चावसान की। किसी स्थान पर किसी प्राणी की पॉपुलेशन कभी स्थिर नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती है। पॉपुलेशन रेयरली ही स्मूथली कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचती है और वहां पहुंचकर स्थिर बनी रहती है, बल्कि पॉपुलेशन की संख्या, अबंडेंस व डेंसिटी में समय समय पर घटती व बढ़ती रहती है और इसे ही पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या उच्चावसान कहा जाता है। यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस से पॉपुलेशन का समय समय पर घटते या बढ़ते रहना पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या उच्चावसान कहलाता है। फ्लक्चुएशन इसीलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि पॉपुलेशन कभी घटती है और कभी बढ़ती रहती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन को अफेक्ट करते हैं और ये है नैटेलिटी, यानी कि कितनी मेंबर्स स्पीशीज़ के नए बॉर्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर है मोर्टेलिटी, कि कितनी नंबर ऑफ मेंबर्स स्पीशीज़ के मर रहे हैं या कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ समय मर रही हैं। इमिग्रेशन, द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट एंटर द लैंड, और माइग्रेशन, कि इतने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जो कि उस लैंड को छोड़ रही हैं। पॉपुलेशन में इंक्रीज़ व डिक्रीज़ होने के रेगुलर साइकिल्स चलते रहते हैं। पॉपुलेशन साइज़ में होने वाले रेगुलर परिवर्तन डेंसिटी डिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्टिविटीज़ ऑफ प्रेडेटर्स व डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स भी होते हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स तो हैं जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और एक्टिविटीज़ ऑफ प्रेडेटर्स है, और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, ये सभी पॉपुलेशन साइज़ पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे ही पॉपुलेशन साइज़ बढ़ता है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स अलग तरह से पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं और कुछ, जैसे कि कुछ डिजीज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने वाले जीवों में तेज़ी से बढ़ती हैं और डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ फूड के लिए कंपटीशन व अन्य रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन भी बढ़ता चला जाता है। किसी भी पॉपुलेशन की डायनामिक्स दोनों तरह के फैक्टर्स यानी कि डेंसिटी डिपेंडेंट व डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित होती है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइकिल की, कि पॉपुलेशन साइकिल है क्या। पॉपुलेशन को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, अतः पॉपुलेशन में रेगुलर साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशन होते हैं और रेगुलर साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशन की अपेक्षा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रभाव के कारण कुछ एराटिक यानी कि अनियमित वेरिएशंस जो हैं वो सामान्यतः अधिक पाई जाती हैं। कुछ पॉपुलेशंस में संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होती है, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पूर्व ही राजस्थान में देखा कि लोकस्ट की पॉपुलेशन अत्यधिक तेज़ी से बढ़ गई। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप ये चेंजेस या वेरिएशंस आते हैं। कुछ दूसरी पॉपुलेशंस में साइज़ वेरिएशन एक निश्चित सीमा के भीतर ही होता है। कुछ पॉपुलेशंस कैरिंग कैपेसिटी के आसपास तक फ्लक्चुएट करती रहती हैं और कुछ कैरिंग कैपेसिटी के स्तर से नीचे ही फ्लक्चुएट करती रहती हैं।
किसी नए वातावरण में यदि वीड्स और पेस्ट को छोड़ते हैं तो उनकी पॉपुलेशन में ट्रमेंडस एक्सपेंशन होता है और ये इस तथ्य को प्रभावित करता है कि नए वातावरण में, क्योंकि इस पॉपुलेशन के अगेंस्ट प्रेडेटर्स, ग्रेजर्स व पैरासाइट्स वहाँ नहीं होते, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ तेज़ी से वृद्धि करती है। और ये इस तरह से ये सारे फैक्टर्स यानी कि बायोटिक फैक्टर्स, प्रेडेटर्स, ग्रेजर्स और पैरासाइट्स ये पॉपुलेशन के साइज़ को मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कई सारे फैक्टर्स से रेगुलेट होती है, जो कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों होते हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स बर्थ व डेथ रेट को प्रभावित करने वाले कारक कंपटीशन व प्रेडेशन के द्वारा पॉपुलेशन साइज को प्रभावित करते हैं, जबकि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स बर्थ व डेथ रेट को एबायोटिक फैक्टर्स व एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि वेदर व दूसरी अप्रत्याशित कारकों जैसे कि जंगल में आग इत्यादि लग जाना के द्वारा प्रभावित करते हैं। अतः डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं प्रेडेशन, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, क्योंकि एनिमल अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो एनिमल्स के द्वारा उत्पन्न किए गए वेस्ट पदार्थों की संख्या भी बढ़ जाती है और उसका वहाँ से निस्तारण न होने के कारण उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। और इसके अतिरिक्त पैरासाइट्स के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो भी पॉपुलेशन के साइज़ को प्रभावित करती हैं। सामान्यतः पॉपुलेशन जितनी डेंस होगी मोर्टालिटी रेट उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि इंट्रा व इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के दौरान इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्टिव रेट लो हो जाता है और इस तरह पॉपुलेशन के रेट ऑफ ग्रोथ को कम कर देता है। इसी प्रकार अगर लो प्रे डेंसिटी मोर्टेलिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि फूड सोर्स मिलने से में परेशानी होती है और फूड सोर्स मिलने में परेशानी होगी तो प्रे की डेंसिटी जो है वो उसको अफेक्ट करेगी। नेचर में पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन सामान्यतः 4 प्रकार का होता है: स्टेबल, इरप्टिव, साइक्लिक और इरेगुलर। स्टेबल पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ही फ्लक्चुएट करती रहती है। ये फ्लक्चुएशन उन पॉपुलेशंस में पाई जाती है जो कि कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहती है, यानी कि वातावरणीय कारकों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ना बायोटिक फैक्टर्स में ना एबायोटिक फैक्टर्स में। तो इस तरह से जब फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है तो पॉपुलेशन का साइज़ भी परिवर्तित नहीं होता है, तो ऐसी पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं साइक्लिक पॉपुलेशन की। साइक्लिक पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन एक रेगुलर टाइम पीरियड पर होती है और सामान्यतः ये मल्टीपल ईयर साइक्लिक होती है। यह 2 प्रकार की होती है साइक्लिक पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस। पहली कहलाती है सीजनल फ्लक्चुएशन, या जिनको कि ऋतुनिष्ठ उच्चावसन भी कहा जाता है। यह फ्लक्चुएशन सीज़न के परिवर्तन पर निर्भर करती है। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होती है तो ऋतु परिवर्तित होने से एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वातावरणीय कारकों में परिवर्तन होता है और वातावरणीय कारकों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप पॉपुलेशन डेंसिटी में भी परिवर्तन होता है, जिसका एक सामान्य उदाहरण है कि हम देखते हैं कि एक वातावरण में परिवर्तन होने के साथ साथ घरेलू मक्खी व मच्छर की पॉपुलेशन डेंसिटी में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी प्रकार की साइक्लिक पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन है एनुअल फ्लक्चुएशंस, या जिनको कि वार्षिक उच्चावसान भी कहा जाता है। यह परिवर्तन वार्षिक होते हैं और इन्हें हम 2 प्रकार में विभक्त कर सकते हैं, जो कि पॉपुलेशन में घनत्व में परिवर्तन, वातावरण में हुए वार्षिक परिवर्तनों को वार्षिक उच्चावसन कहते हैं, और ये भौतिक वातावरण में हुए वार्षिक परिवर्तनों को वार्षिक उच्चावसन कहते हैं, और ये उच्चावसन बाह्य कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरे प्रकार के एनुअल फ्लक्चुएशन पॉपुलेशन डायनामिक्स या इंट्रिंसिक के फैक्टर्स के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं।
बाह्य कारकों द्वारा नियंत्रित उच्चावसान अनियमित होते हैं तथा ये एक या अधिक भौतिक सीमाकारी कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि फिजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर। आंतर कारकों द्वारा नियंत्रित फ्लक्चुएशंस नियमित होते हैं एवं ये सामान्यतः दोलन या चक्रों में यानी कि साइकिल्स में विभक्त रहते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हमें मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस और इंसेक्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन पॉपुलेशन में कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जिनमें से मुख्य हैं वातावरण में परिवर्तन, ये उच्चावसन में परिवर्तन का प्रमुख कारण होता है। पॉपुलेशन किसी रोग या महामारी एवं प्रेडेटर्स की अनुपस्थिति में भी घटती बढ़ती रहती है। और तीसरा कारक है जब जीवों की संख्या किसी भी स्थान पर कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो जाती है तो अधिकांश जीव मृत्युग्रस्त हो जाते हैं एवं पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन में परिवर्तन होता है। तीसरी तरह का पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन है इरेगुलर पॉपुलर फ्लक्चुएशन, जिसके बारे में कि कोई बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड है। ये कुछ साइंटिस्ट ने इरेगुलर बिहेवियर का अध्ययन भी किया, पर इसके बारे में एक निश्चित राय नहीं बनती कि ये कब, कैसे और कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बायोटिक पोटेंशियल या जीवीय विभव की। सभी पॉपुलेशंस में वृद्धि करने की जन्मजात क्षमता होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, अर्थात रहने के लिए स्थान, भोजन व अन्य कारक नियमित होते हैं, तो पॉपुलेशन विशिष्ट वृद्धि दर से बढ़ती है और ये स्थिर होकर कैरिंग कैपेसिटी की अधिकतम हो जाती है। यह अधिकतम स्थिति कब तक रहती है? जब तक कि वातावरणीय कारक स्थिर होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में पॉपुलेशन की वृद्धि करने की पोटेंशियल एबिलिटी को ही हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। किसे कहा जाता है बायोटिक पोटेंशियल? फेवरेबल कंडीशंस में पॉपुलेशन के वृद्धि करने की संभाव्य क्षमता यानी कि पोटेंशियल एबिलिटी को ही हम जीवीय विभव या बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या प्रजननीय विभव भी कहा जाता है। बायोटिक पोटेंशियल शब्द सर्वप्रथम चैपमैन ने प्रतिपादित किया। उन्होंने ये बताया कि जीवीय विभव किसे कहा जाता है कि जीवों में प्रजनन की एक अंतर्निहित शक्ति यानी कि इनहेरेंट पावर होती है, और प्रजनन की इस इनहेरेंट पावर को ही जीवीय विभव या बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। उन्होंने इस शब्द को अधिकतम प्रजनन की शक्ति के लिए प्रयुक्त किया। पॉपुलेशन में बायोटिक पोटेंशियल चाहे इसकी संख्या में वृद्धि हो रही हो अथवा कमी हो रही हो या यह स्थिर हो, हमेशा ही स्थिर रहता है। तेजी से वृद्धि कर रही पॉपुलेशन में जीवों की वृद्धि उनके पोटेंशियल के अंतर के परिणामस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह वृद्धि पर्यावरण प्रतिरोध में कमी होने के कारण होने वाली उत्तरजीविता में वृद्धि के कारण होती है। प्रकृति में जीवीय विभव एवं पर्यावरण के मध्य स्थित संतुलन पॉपुलेशन में वृद्धि को निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्शन या समष्टि परिक्षेपण क्या है। पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के वितरण को, डिस्पर्शन को ही समष्टि परिक्षेपण कहते हैं। यह पॉपुलेशन की आंतरिक रचना एवं गुणों को प्रभावित करता है। यह भी पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करता है। पॉपुलेशन की डेंसिटी को ज्ञात करते समय पॉपुलेशन डिस्पर्शन को ध्यान में रखना अत्यावश्यक होता है, तभी सही प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना की जा सकती है। पॉपुलेशन डिस्पर्शन द्वारा पॉपुलेशन की आंतरिक संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। पॉपुलेशन में जीवों के डिस्पर्शन के 3 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं: यूनिफॉर्म, रैंडम एंड क्लम्प्ड डिस्पर्शन पैटर्न। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, आप पहले चित्र में देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ की इंडिविजुअल्स एक दूसरे से एक निश्चित समान दूरी पर उपस्थित रहते हैं। रैंडम डिस्पर्शन, जिसमें कि कोई एक
निश्चित पैटर्न नहीं है इनके डिस्पर्शन में, और क्लम्प डिस्पर्शन जिसमें कि जीव एक जगह क्लम्प या समूह बनाकर रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्शन या समान प्रक्षेपण की। इस प्रकार के डिस्पर्शन में इंडिविजुअल्स लगभग समान रूप से वितरित होते हैं। समान डिस्पर्शन उन पॉपुलेशंस में पाया जाता है जिन इंडिविजुअल्स के मध्य तेज कंपटीशन पाया जाता है या जिनमें पॉजिटिव एंटागोनिज्म यानी कि धनात्मक विरोध अधिक पाया जाता है। इस प्रकार की पॉपुलेशन डिस्पर्शन वाली पॉपुलेशंस की पॉपुलेशन डेंसिटी को हम सही तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो कि टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं वो अपने आसपास के दूसरे प्लांट्स की वृद्धि को रोक देते हैं, और इस फिनोमेनन को हम एलिलोपैथी कहते हैं। और इसी प्रकार यूनिफॉर्म डिस्पर्शन एनिमल स्पीशीज़ में भी पाया जाता है, जहाँ की इंडिविजुअल्स टेक आउट एंड डिफेंड टेरिटरीज, यानी कि इंडिविजुअल्स अपनी टेरिटरीज को मेंटेन करते हैं। अब कॉजेज़ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्पर्शन कि यूनिफॉर्म डिस्पर्शन के कारण क्या है। यूनिफॉर्म स्पेसिंग अराइजेज फ्रॉम इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स, और ये किस तरह से होती है, बाय द मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड एगोनिस्टिक इंटरेक्शन, यानी कि उसमें एक तेज प्रतिरोध को रोकने के लिए होती है, जैसे कि टू अवॉइड फाइट्स ओवर फूड और इंटरफेरेंस बाय फॉरेजिंग। और इसके अतिरिक्त टेरिटोरियलिटी, यानी कि ये अपनी टेरिटरीज़ को भी मेंटेन करते हैं इंडिविजुअल्स, और टिपिकली टू प्रोटेक्ट रिसोर्स और रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि मेटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूनिफॉर्म डिस्पर्शन होता है। अब हम बात करते हैं रैंडम डिस्पर्शन या अनियमित परिक्षेपण की। इस प्रकार के पॉपुलेशन डिस्पर्सल में इंडिविजुअल्स न तो समान रूप से वितरित होते हैं और न ही क्लम्प्ड होकर यानी कि पुंजित होकर समूह में पाए जाते हैं। ये वहाँ पाया जाता है जहाँ वातावरण एक समान है या जीवों में पुंजित होने की प्रकृति नहीं पाई जाती है। ये प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है, जैसे कि कुछ डैंडिलियंस में और दूसरे प्लांट्स में, जो कि विंड डिस्पर्स सीड्स जिनमें पाए जाते हैं। सीड्स जो है एक दूसरे से दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं हवा के द्वारा, और फिर जहाँ उनको वो गिर जाते हैं, जहाँ स्थान मिल जाता है वहाँ वो अंकुरित हो जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस हों, यानी कि सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट और लाइट की फेवरेबल कंडीशंस होने पर ये वहाँ पर वृद्धि एवं गुणन करते हैं। अब रैंडम डिस्पर्शन के कारण क्या है। रैंडम डिस्पर्शन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस में पाया जाता है, और ये ऐसी पॉपुलेशंस में पाया जाता है जिनमें कि टेरिटोरियलिटी नहीं होती, यानी कि वो अपनी टेरिटरी डिसाइड करके नहीं रखते, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज, यानी कि उनके पास रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा दूर तक बिखरे हुए होते हैं, उनके पास काफ़ी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज उनको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लम्प डिस्पर्शन या संपुंजन परिक्षेपण की। क्लम्प डिस्पर्शन पॉपुलेशन में सबसे अधिक इस प्रकार का डिस्पर्शन ही पाया जाता है। इस प्रकार के डिस्पर्शन में जीव क्लम्प्ड या पुंजित होकर झुंडों में पाए जाते हैं। इनमें जीवों में पुंजित रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीवों में संपुंजन कई प्रकार का होता है, और एक प्रकार की पॉपुलेशन में एक प्रकार का ही संपुंजन पाया जाता है। संपुंजन परिक्षेपण प्रकृति में 3 प्रकार का होता है: रैंडम, क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म क्लम्प्ड एंड एग्रीगेट क्लम्प्ड। इस तरह से हम संपुंजन के बारे में जानते हैं। ये तीनों प्रकार के संपुंजन प्रकृति में सामान्यतः पाए जाते हैं, और ये पुंजित अवस्था में इन कारणों की वजह से रहते हैं। पहला, स्थानीय आवास की स्थिति में भिन्नता के कारण। दूसरा, वातावरण में दैनिक व सीजनल चेंजेस के कारण। रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के कारण। सामाजिक सुरक्षा एवं आकर्षण के कारण, और आसानी से भोजन प्राप्त करने के लिए।
प्रकृति में संपुंजन पादपों एवं जंतु दोनों में मिलता है, और एनिमल्स में कुछ नहीं तो संपुंजन में कुछ एनिमल्स में संपुंजन जो है वो सोशल रूप में भी आ गया है, जैसे कि हम मधुमक्खी में और दीमक में पढ़ते हैं। और वास्प में संपुंजन लाभकारी व हानिकारक दोनों ही होते हैं। तो इससे जीवों को हानि क्या होती है कि क्लंपिंग के कारण जीवों में भोजन एवं स्थान के लिए कंपटीशन होता है, पास रहने से बीमारियां फैलने का डर होता है, और मेटिंग के लिए भी इनमें आपस में संघर्ष होता है। लेकिन इतनी हानियां होने के बावजूद भी क्लंपिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं कि क्लंपिंग के कारण जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कि जैसे टेम्परेचर बहुत कम हो या कोई दूसरा प्रेडेटर जो है उन पर आक्रमण करता है, तो उस समय में आक्रमण से मृत्यु दर में कमी हो जाती है। पॉपुलेशन के संपुंजित जीव सूक्ष्म वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम या समष्टि साम्यावस्था की। पॉपुलेशन में प्रजनन द्वारा वृद्धि होती है, और किसी नए क्षेत्र में नई पॉपुलेशन स्थापित होने पर इसमें तेज़ी से वृद्धि होती है एवं यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके पश्चात बहुत अधिक समय तक यह चरम स्थिति बनी रहती है, अर्थात जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो जाती है, और इस स्थिति को ही समष्टि साम्यावस्था या पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इस प्रकार पॉपुलेशन साम्यावस्था में एस आकार के वृद्धि रूप यानी कि एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म में चरम सीमा पर देखने को मिलती है। इसमें पॉपुलेशन अपनी भोजन संबंधी एवं अन्य आवश्यकताओं एवं अवशिष्ट हानिकारक पदार्थों की निष्कासन दर में वृद्धि होने वाली वृद्धि तथा स्वयं की वृद्धि दर में तालमेल रखते हुए वृद्धि को चरम सीमा पर पहुंचते हैं, और अपनी वृद्धि दर को अपरिवर्तित रखकर बहुत समय तक अपने को साम्यावस्था में रखते हैं। वृद्धि दर को अपरिवर्तित रखने से तात्पर्य ये है कि जितने जीव पैदा होते हैं उतने ही जीव मरते हैं, तो पॉपुलेशन में जीवों की संख्या बराबर बनी रहती है। इस प्रकार समष्टि को, पॉपुलेशन को स्थिर बनाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रोथ कर्व और डिस्पर्सल की। जब पादप एवं प्राणी प्रजनन करते हैं, यदि हम जीवों में उनकी वृद्धि का एक कर्व बनाते हैं तो इसमें 4 फेज़ दिखाई देती हैं। पहली कहलाती है लैग फेज़, जिसमें कि जीव की वृद्धि जो है बहुत धीरे धीरे होती है। लैग फेज़ के बाद आती है लॉग फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़, जिसमें जीव की संख्या में तेज़ी से वृद्धि आती है। और तीसरी फेज़ जो है, जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है, ये कहलाती है स्टेशनरी फेज़। इसमें जीवों की संख्या जो है पॉपुलेशन में बराबर हो जाती है, यानी कि मेंटेन रहती है, अर्थात पैदा होने वाले जीव और मरने वाले जीवों की संख्या बराबर हो जाती है। तत्पश्चात किसी ऐसी आती है जिसको कि हम डिक्लाइन या डेथ फेज़ कहते हैं, जिसमें जीवों के मरने की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। अब हम ग्रोथ कर्व की यदि बात करें तो पादप एवं प्राणी प्रजनन करते हैं और पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स की संख्या में वृद्धि करते हैं। ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन प्रजनन द्वारा पॉपुलेशन की संख्या में और अधिक वृद्धि करती है। इस तरह पॉपुलेशन में हमेशा वृद्धि होती रहती है और इस प्रकार पॉपुलेशन की डेंसिटी में भी परिवर्तन होता रहता है। यदि वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल हों तो पॉपुलेशन में वृद्धि विशिष्ट प्रतिरूप प्रदर्शित करती है और इसे वृद्धि प्रतिरूप या ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। पॉपुलेशन में वृद्धि एक निश्चित अभिलक्षण प्रतिरूप में होती है जिसको कि पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म कहा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म के प्रतिरूप के हम अरिथमेटिक प्लॉट्स को ही ग्रोथ कर्व कहते हैं। पारिस्थितिकी में समष्टि के वृद्धि स्वरूप 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पहला चित्र जिसमें कि जे प्रकार का वृद्धि रूप यानी कि जे शेप ग्रोथ फॉर्म है और दूसरा चित्र जिसमें कि एस आकार का वृद्धि रूप यानी कि एस शेप ग्रोथ फॉर्म है। ये दोनों प्रकार के वृद्धि रूप जीवों एवं वातावरण के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं और दोनों ही मिलकर नए वृद्धि रूप में बदल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जे आकार के वृद्धि रूप की यानी कि जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म की।
इस प्रकार के समष्टि वृद्धि रूप में पॉपुलेशन में वृद्धि बहुत तेज़ गति से होती है एवं कुछ समय तक यह वृद्धि जारी रहती है और उसके पश्चात वृद्धि दर शून्य हो जाती है। इस प्रकार की पॉपुलेशन वृद्धि व समय के मध्य यदि हम एक चक्र बनाते हैं तो यह जे के आकार का बनता है। इस प्रकार जे आकार का ग्रोथ फॉर्म प्राकृतिक अवस्था में संभव नहीं है। प्रयोगशाला में इस प्रकार की वृद्धि हो सकती है। यदि हम लैब में डेफनिया और यीस्ट का कल्चर बनाते हैं तो उस समय जे आकार का ग्रोथ फॉर्म बनता है, क्योंकि प्रयोगशाला में सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, अर्थात उनको पूरी तरह से भोजन परभक्षियों की अनुपस्थिति होती है और फिजिकल फैक्टर्स को भी अनुकूल बनाकर रखा जाता है, तो वृद्धि तेज़ी से होती है। प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार की वृद्धि नहीं होती क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए प्रकृति में जे आकार का वृद्धि रूप मिलना लगभग संभव नहीं है। तो दूसरे हम ग्रोथ फॉर्म की बात करते हैं, एस आकार का वृद्धि रूप या एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म, जो कि दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं। प्राकृतिक स्थिति में प्राणियों का बायोटिक पोटेंशियल वास्तविक होता है, अतः पॉपुलेशन में जे आकार के वृद्धि रूप में समान वृद्धि नहीं हो सकती। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो पॉपुलेशन में वृद्धि जारी रहती है। यह वृद्धि दर पर आधारित रहती है और इस प्रकार के प्रतिरूप में प्रारंभ में तो पॉपुलेशन धीरे धीरे वृद्धि करती है, लेकिन उसके बाद वातावरण में प्रतिरोध बढ़ने के कारण एक संतुलन स्तर स्थापित हो जाता है और अब यह क्रमिक रूप से धीमी गति से वृद्धि करने लगती है। अगर इस प्रकार वृद्धि कर रही पॉपुलेशन एवं समय के मध्य हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ एस आकार का वृद्धि चक्र मिलता है, जैसा कि आप चित्र संख्या 2 में देख रहे हैं। और इसे ही एस आकार का वृद्धि कर्व या वृद्धि रूप या एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म कहा जाता है। इस प्रकार की वृद्धि सामान्य रूप से प्राकृतिक अवस्था में होती है और इस वृद्धि रूप को हम सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं और इसे वृद्धि घात प्रतिरूप यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जे और एस दोनों प्रकार के वृद्धि ग्रोथ कर्व का हमने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल की। पॉपुलेशन में प्राणियों की या उसके प्रकीर्णांगों की, जैसे कि बीज, डिंबक, बीजाणु आदि के समष्टि क्षेत्र में या बाहर जाने वाले गमन को समष्टि प्रकीर्णन या पॉपुलेशन डिस्पर्सल कहते हैं। यानी कि अपनी पॉपुलेशन से निकलकर बाहर चले जाना जीवों में पॉपुलेशन डिस्पर्सल कहलाता है। और वो किस कारण होता है? सबसे पहला कारण तो ये है कि गति का पाया जाना प्राणियों का एक प्रमुख लक्षण है और पादपों में प्रकीर्णन होता है, वो डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो प्रकीर्णन द्वारा जीव उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां ये पहले उपस्थित नहीं थे। अब जीवों में डिस्पर्सल होता किस कारण है कि पहला तो यदि जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ उनको पूरा भोजन ना मिले, डिस्पर्सल से उनको भोजन अधिक मिलने की संभावना बनती है। एक जगह से दूसरी जगह जब एनिमल्स डिस्पर्व हो जाते हैं तो एक ही पॉपुलेशन में ओवरक्राउडिंग से बचते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि एयर, वाटर और टेम्परेचर उनको उचित मिल सके कि यदि हम पादपों के संदर्भ में बात करें तो यदि एक पौधे से निकलने वाले बीज वहीं गिरकर लगातार वहीं अंकुरित होते रहें तो सभी को पूरी हवा, जल और प्रकाश नहीं मिल पाएगा। अगर हम एनिमल्स के और प्लांट्स के संदर्भ में बात करें तो प्रजनन के लिए भी इनका डिस्पर्सल ज़रूरी है और इसके अतिरिक्त और बहुत से भौतिक कारण होते हैं। पॉपुलेशन में प्रकीर्णन डिस्पर्सल 3 प्रकार से होता है: इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। तो एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमाइग्रेशन या बहिप्रवास। इस प्रकार के प्रकीर्णन में जीवों का गमन बाहर की ओर एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश के लिए होता है। अतः एक क्षेत्र से जाति के निकास को बहिप्रवास या इमाइग्रेशन कहते हैं। इस प्रकार के प्रवास में जीव वापस अपने पूर्व स्थान की ओर नहीं लौटता, अर्थात यह माइग्रेशन जो है वो परमानेंट होता है। और इस प्रकार के डिस्पर्सल में जीवों का एक छोटा समूह
अनियमित गति करके या फिर कभी कभी व्यापक गति करके नए स्थान में प्रवास करते हैं, और ये प्रवास पक्षियों जैसे कि बतख इत्यादि में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन या अंतः प्रवास की। यह बहिर्प्रवास का उल्टा होता है, अर्थात यदि कोई पॉपुलेशन एक स्थान पर से निकल रही है तो वो किसी दूसरी जगह पर उसका प्रवेश हो रहा है, तो वो एक स्थान पर तो उसका ई माइग्रेशन है और दूसरे स्थान पर इमिग्रेशन, यानी कि ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन साथ साथ होता है। इस प्रकार के प्रवास में किसी क्षेत्र में अंदर की ओर केवल एक तरफ गति होती है, अर्थात किसी स्थान पर एक जाति के जीवों का आगमन अंतः प्रवास कहलाता है, और इसमें भी आए हुए जीव वापस नहीं लौटते, ये लौटने का इरादा नहीं रखते हैं। अतः बहिर्प्रवास व अंतः प्रवास के एक ही उदाहरण रहते हैं। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन या प्रवास की, जो कि सामान्यतः हम पक्षियों में बहुत अधिक इसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के डिस्पर्सल के कई उदाहरण पाए जाते हैं। ये नियमित होता है। इस प्रकार के डिस्पर्सल में भी प्राणियों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, परंतु कुछ समय बाद ये पूर्व क्षेत्र में लौट आते हैं, जबकि ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन में जीव पुनः उस स्थान पर नहीं लौटते। जंतुओं में प्रवास वह लंबी यात्रा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होती है, और इसमें जंतु अपने अभिग्रह को यानी कि अपने ओरिजिनल प्लेस को फिर वापस आ जाते हैं। माइग्रेशन नियमित होती है और ये वातावरण पर निर्भर करती है। ये लंबी यात्राएं जंतुओं में प्रमुख रूप से प्रजनन व भोजन के लिए होती हैं, ताकि उनको उचित रूप से मेटिंग के लिए सारी फेवरेबल कंडीशंस में मिले और उनको प्रचुर मात्रा में भोजन भी उपलब्ध हो। और ये कई सारे बर्ड्स में, मैमल्स में, फिशेस में, रेप्टाइल्स, क्रैब्स और इवन बटरफ्लाइज में भी पाया जाता है। प्रवास का सबसे अच्छा उदाहरण पक्षियों में देखने को मिलता है। लगभग सभी पक्षी प्रवास करते हैं, और इस प्रकार प्रवास करने वाले पक्षियों को हम प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। और ऐसे ही सैल्मन फिश और ईल में भी प्रवास पाया जाता है। प्रवास के जीवों को कई लाभ होते हैं कि इनको मेटिंग के लिए उचित स्थान मिल जाता है, नया व अधिक आहार मिल जाता है, और माइग्रेशन के कारण प्राणी एडवर्स कंडीशंस यानी कि ठंडे या तूफ़ानी मौसम में अधिक गर्मी से बच सकते हैं। प्रवास क्षेत्र के अन्य भागों के प्राणियों के साथ जीन विनिमय का अधिक अवसर मिलता है, और सर्दियों में गर्म स्थानों पर पहुंचने पर इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए अधिक समय मिलता है। इसके अतिरिक्त और फैक्टर्स जो हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के, ये हैं इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप और इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप, जिनका कि हम पहले विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि इंटरस्पेसिफिक फैक्टर्स में से हैं अंतर्जातीय संबंध, समूहीकरण, निवहीकरण, सामाजिक संगठन, पैतृक संरक्षण, खाद्य प्रतिस्पर्धा और सीमित शत्रुता। और अंतर्जातीय संबंध में आते हैं, इनका आप विस्तार पूर्वक अध्ययन इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ये है उदासीन, सहजीविता, विरोधता। तो इस तरह से ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का अध्ययन हमने किया। थैंक यू।